प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 12 की हिंदी विषय की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वितान से पाठ 2, वितान भाग 2 से पाठ 2, शीर्षक है जूझ, इसे पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके जीवन के विषय बता दूँ। आपका जन्म महाराष्ट्र कोल्हापुर में 1935 में हुआ। वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। मराठी और संस्कृत से आपने MA किया और 1990 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति हुई। आपकी नटरंग साहित्य रचना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम आपको बताएंगे कि पाठ जो आपका जूझ है वो उस पर क्या बताया गया है, उसका सार मैं आपको बताऊंगी और उसमें क्या वर्णित किया है लेखक ने, इसके विषय में बताऊंगी। पाठ की शुरुआत होती है, लेखक अपने खेतों में काम कर रहा होता है, जहाँ पर उसका मन नहीं लगता है, परंतु वो अपने पिता के कहने पर वो सारा काम करता रहता है। उसकी पढ़ाई उसके पिता छुड़वा चुके होते हैं, जिसका उसे बहुत ज़्यादा मलाल रहता है। वो सोचता है कि खेतों में काम करने से कुछ भी फायदा नहीं है। अगर वो कुछ शिक्षा प्राप्त कर लेता तो नौकरी प्राप्त करके वो उसके अपनी सारी ही मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, परंतु उसका पिता उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल करके और खेतों में और गांव में इधर उधर टहलता रहता था। इस कारण से लेखक, जो कि किशोर अवस्था में है, बहुत ही परेशान रहता है, लेकिन सिर्फ उसके पिता उसे पिटाई न करे, इस कारण से वो कुछ नहीं बोल पाता। एक दिन उसकी माता जब कंडे पात रही होती हैं तो वो अपनी माता से कहता है कि माँ, मुझे पढ़ाई करना है और हम इसके लिए क्या करें, आप मेरे साथ चलिए और दत्ता राव जी से कहिए चल करके। माता उसे कहती है कि बेटा, अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो ये बेपरवाह बाप तुम्हारा तुम्हें मारेगी, लेकिन फिर किसी तरह से दोनों तैयार हो जाते हैं और सब्जी देने के बहाने जब माँ और बेटा दत्ता राव के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें सारी बात बताते हैं। जब दत्ता राव के पास माता और बेटा दोनों पहुँचते हैं तो उन्हें सारी बात बताते हैं कि किस प्रकार से लेखक के दादा यानी उसके पापा उसे तमाम सारे खेतों के काम में लगा रखे हैं और अब की बार तो ज़्यादा पहले से ईख बो दिया है और उसके कोल्हू से उसका रस भी निकाल रहे हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा पैसे मिल सके। लेकिन लेखक ये जानता था कि बहुत पहले भी ईख उगाने से उसमें रस कम निकलता है, इस कारण से पैसे कुछ हासिल होने वाले नहीं हैं। दत्ता राव जब इस सब बातों को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ और जैसे ही तुम्हारा दादा आए उसको तुरंत यहाँ पर भेज देना। तब माता कहती है कि दत्ता साहब, उनको बताना नहीं कि हम दोनों यहाँ पर आए थे और आपसे पढ़ाई के लिए कुछ बात हम लोगों ने कही है। दत्ता राव उन्हें आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों निर्भय होकर के जाओ, और साथ में ये भी कहा कि जब वो यहाँ आ जाए तो आधे घंटे बाद तुम दोनों यहाँ पर आ जाना। घर पहुँच करके जब उसका दादा रात में लौटता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि आज देसाई साहब के यहाँ हम लोग सब्जी देने गए थे तो वो आपको पूछ रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा मालिक यहाँ बहुत दिन से नहीं है, आ जाए तो उसे भेज देना। क्योंकि वो उनके सम्मान, देसाई साहब का सम्मान करता था, इस कारण से तुरंत के तुरंत वहाँ पहुँच गया और वहाँ पर दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। आधे घंटे बाद लेखक, जो किशोर अवस्था में था, वो वहाँ पर पहुँच गया खाना खाने के बुलाने के बहाने। तब देसाई साहब उससे पूछने लगे, किस क्लास में पढ़ता है रे, क्या करता है? तब वो बताता है कि मैं पढ़ता था लेकिन मेरी पढ़ाई छुड़ा दी गई है। तब वो उसके बाबा को काफ़ी डांटते हैं
और कहते हैं इसकी पढ़ाई शुरू कर। लेकिन दादा को ये बात बुरी लगती है, लेकिन उनके सम्मान में, देसाई साहब के सम्मान में कुछ नहीं कह पाते और कहते हैं कि ठीक है, मैं इसकी पढ़ाई तो शुरुआत कर दूँगा, लेकिन इसे खेत में काम करना होगा और सारे जानवरों को चराना पड़ेगा और उसके बीच में बचे टाइम पे ये विद्यालय जा सकता है, परंतु काम में मैं कोई भी इसके साथ समझौता नहीं करूँगा। दत्ता साहब कहते हैं कि आनंद, अगर तुमको पढ़ाई करनी है तो तुम्हें ये सब बातें बर्दाश्त करनी होगी। लेखक ये सुन करके हामी भर देता है और शुरू होती है यहीं से लेखक की पढ़ाई के लिए किया गया संघर्ष। पाठशाला जाने से पहले वो देसाई जी को आश्वासन भी देता है कि वो 1 साल में 2 क्लास पास करके उन्हें दिखाएगा। देसाई इस बात से बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारे बाबा नहीं पढ़ाएंगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। पाठशाला जब वो पहुँचता है तब वहाँ पर बच्चे उसकी खूब मजाक बनाते हैं। कोई उसकी कौछा लेकर के भागता है, कोई कुछ उसकी किताबें फाड़ देता है। इस तरह से उसकी खूब मजाक बनती है, परंतु ये सारी बातें वो वहीं पर अपने गणित के मास्टर से सारी बात बताता है। कुछ दिनों बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उसकी माता उसे नए कपड़े भी ला करके देती, जिसे पहन करके वो पाठशाला जाता है। उसी कक्षा में बसंत पाटिल नाम का एक लड़का है जो देखने में बहुत कमजोर सा है, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज रहता है। धीरे धीरे आनंद की उससे जान पहचान बनती है और आनंद भी पढ़ने में बहुत तेज हो जाता है। मास्टर खुश होकर के उसे ही क्लास का मॉनिटर, जो उसका मित्र है बसंत पाटिल, उसको बना देते हैं और उसी के सानिध्य में रह करके आनंद तमाम तरह की विद्याओं को प्राप्त करता है और वो भी एक कुशल विद्यार्थी बन जाता है। धीरे धीरे उन विद्यार्थियों के बीच में लेखक का वर्चस्व बढ़ता जाता है और वो पढ़ने में ही महारत हासिल करने लगता है। साथ ही वो तमाम तरह के जो अपने स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके साथ भी उसका संपर्क धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उनसे अपना साथ बढ़ाने में वो सफल हो जाता है। तभी उसी विद्यालय में एक मास्टर आते हैं जिनका नाम रहता है सौंद गिरकर। मराठी पढ़ाते हैं और कविता पाठ भी बहुत अच्छा करते हैं। वो बड़े ही लयबद्ध तरीके से करते हैं। लेखक को उनकी कविता पाठन बहुत पसंद आती है, जिससे प्रेरित होकर के वो भी धीरे धीरे कविता लिखने लगता है। जब खेतों में काम कर रहा होता है, जब जानवरों को चरा रहा होता है, तो कभी जानवरों के पीठ पे कुछ कविताएं लिख देता या फिर खेत की मिट्टी पे ही बैठे बैठे कविताएं लिखता और उन्हें लयबद्ध तरीके से गाता है। कभी कभी अपने मास्टर को जा करके वो कविताएं दिखाता। मास्टर उसकी कविताओं को सुधारते और उसे लेखन की प्रक्रिया बताते। साथ ही ये भी बताते कि किस प्रकार से कविताओं को लिखना और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से जो लेखक है आनंद, वो उनके अंदर कविता लेखन की भी एक नई कला, एक नए कौशल ने जन्म लिया और धीरे धीरे जा करके वो लेखक से कविकार भी बनना शुरू कर दिए। अपने मास्टर के सानिध्य में रह करके वो एक एक शब्द का अर्थ समझने लगा और किस तरह से कविताओं को लयबद्ध करना चाहिए, इस प्रकार से वो समझने लगा। अब वो किशोर जो लगातार पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा था, आज वो लेखक और कवि के रूप में अपने संघर्ष के बलपूर्वक उसने अपना स्थान लेखक और कवि के रूप में स्थापित कर दिया। धन्यवाद।